Hello friends, welcome back to our channel Crazy for Chemistry. Today we discuss about C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पर भी बनाए हैं, जिस पे मैंने आपको सिखाया है कि कैसे आप इजीली NMR H1 NMR के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन सी ट्रिक्स और टिप्स पता होनी चाहिए उसके बारे में भी मैंने बताया है। अगर आप H1 NMR के प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो या सीखना चाहते हो तो आप मेरे वो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ देखिए हमारे पास कार्बन है। यहाँ कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें से पहला है C12, दूसरा है C13 और तीसरा है C14। तो यहाँ क्या है ना, जो C12 और C14 है वो NMR इनएक्टिव है और जो C13 है वही सिर्फ NMR एक्टिव है, इसलिए हम C13 के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ देखिए कि C12 क्यों NMR इनएक्टिव है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि किस तरह हम एक्टिव और या फिर NMR इनएक्टिव बता सकते हैं। तो उसके लिए एक रूल है कि हमारे पास जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है वो इवन नहीं होना चाहिए, या फिर ऑड नहीं होना चाहिए, वो हमेशा इवन ऑड ऐसा होना चाहिए। अगर आपका मास नंबर इवन है तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो ऑब्वियसली ऑड होना चाहिए, और इसी ऑड इवन के बेसिस पर हमारे मॉलिक्यूल को या फिर हम कह सकते हैं आइसोटोप को हम NMR एक्टिव या NMR इनएक्टिव कहते हैं। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक टिप्स बता देती हूँ कि आप देखेंगे C12 में तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 ही है। अब यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 6 होने के वजह से, मतलब यहाँ दोनों ही नंबर इवन है, प्रोटॉन के भी और न्यूट्रॉन के भी, इसलिए ये NMR इनएक्टिव में चला जाता है। अब C13 में देखेंगे तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये इवन ऑड है। अब इवन ऑड होने की वजह से ये NMR एक्टिव में चले गए हैं। अगर आप C14 के लिए देखेंगे तो प्रोटॉन का नंबर 6 है और न्यूट्रॉन का नंबर 8 है, तो इसके वजह से क्या हो गया है कि ये दोनों भी इवन हो गए हैं, इस वजह से ये NMR इनएक्टिव हो गया है। अब बात करते हैं इनके स्पिन क्वांटम नंबर की। तो जो C12 का स्पिन क्वांटम नंबर है वो 0 है, C13 का 1/2 है और C14 का भी 0 है। आपको ये पता होगा अगर स्पिन क्वांटम नंबर 0 आता है तो वो ऑब्वियसली वो आइसोटोप NMR इनएक्टिव होता है। अब ये 0 क्यों आया, इसके लिए मैंने आपको 2 रूल बताए। आपका जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर है वो इवन ऑड होना चाहिए, उसके साथ ही प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो भी इवन ऑड होने चाहिए, तभी आपका आइसोटोप्स NMR एक्टिव कहा जाएगा। अब बात करते हैं इनके ऑकरेंस की। तो हमारा जो C13 का ऑकरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1.1% है। इसके वजह से क्या होता है ना कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें से सभी कार्बन एटम्स NMR एक्टिव नहीं होंगे, सिर्फ कुछ ही होंगे जो NMR एक्टिव होंगे। उसके बाद अगर C12 के ऑकरेंस के बारे में बात की जाए तो C12 का ऑकरेंस बहुत ही ज़्यादा है, और इसका नेचुरल ऑकरेंस या आप कह सकते हैं अबंडेंस ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं उन सब में C12 ये आइसोटोप पाया जाता है। अब याद देखिए जो C14 है उसका जो नेचुरल ऑकरेंस है वो बहुत ही कम है, 0.1% इतना है, और इसलिए वो बहुत ही रेयरली पाया जाता है, पर ये रेडियो एक्टिव होता है। अब इनके गायरोस्कोपिक रेशो के बारे में बात करते हैं हम। तो यहाँ मैग्नेटोगायरिक जो रेशो है वो C13 का H1 से बहुत कम है, मतलब प्रोटॉन से भी बहुत कम कार्बन का मैग्नेटोगायरिक रेशो है। इस वजह से क्या होता है ना, उसके जो कार्बन के हमारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन 13 का 10.705 है, तो हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन का 42.57 है। तो अब यह देखिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे जिसका आपको यूज़ हो सकता है थ्योरी में। ड्यू टू लेस परसेंट ऑफ C13 इट इज़ अ लेस सेंसिटिव। यह परसेंटेज कम होने के कारण कार्बन 13 के ये बहुत ही कम
सेंसिटिव है एंड क्वांटिटी ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड इज हायर। जो सैंपल की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा लगती है और उसके साथ साथ उसकी जो सेंसिटिविटी है, मतलब जो हमारा पीक आएगा या फिर हमें इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ही कम हो रहा है। इसकी वजह से आगे का पॉइंट है हमारा C13 NMR इज टाइम कंज्यूमिंग। अब यहाँ क्या होता है ना, अगर हमारे H1 NMR के सैंपल को हमें एक डिटरमाइन करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं एनालाइज करने के लिए अगर आपको 5 मिनट्स लग रहे हैं तो आपको उससे कई ज़्यादा टाइम C13 के सैंपल को फाइंड आउट मतलब एनालाइज करने के लिए लगेगा। तो यह देखिए मैंने कुछ कंपैरिजन में लिखा है, अगर आपके पास 3 mg सैंपल है और आप वो H1 NMR में कर रहे हैं तो उसके लिए 10 मिनट्स लगेंगे, पर अगर वो C13 NMR में कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली वहाँ 1 घंटा ज़रूर लगेगा। अब उसके आगे का पॉइंट है रेजोनेंस ऑफ C13 NMR इज डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व। अब रेजोनेंस जो है C13 NMR का वो डिफ़िकल्ट क्यों है ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसकी वजह है कि उसका जो न्यूक्लिया है C13 का वो बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस में आ जाता है। अगर आप बात की जाए H1 NMR की तो उसको जितने आप ये देने वाले हो फ्रीक्वेंसी देने वाले हो उससे बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पर आपका C13 का NMR आ जाता है, बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी पर। इसलिए वजह से क्या होता है ना कि हम एक कंबाइन नहीं कर पाते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी उतनी एडजस्ट नहीं होती है। तो ये बात याद रखिए, C13 का जो न्यूक्लियाई है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पर ही रेजोनेंस में आ जाता है और उसकी स्पिन स्टेट बदल जाती है लोअर फ्रीक्वेंसी पर। अब हम यह देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स और आप कह सकते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स इन C13 NMR। अब हमने जैसे कि जाना कि C13 का जो ऑकरेंस है वो बहुत ही कम है। अब ऑकरेंस कम है तो ऑब्वियसली इसमें जो हमारा जो सैंपल है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है आप कह सकते हैं जो कार्बन एटम्स है वो सभी तो NMR एक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि ऑब्वियसली हमारे C13 का ऑकरेंस कम है। अब यहाँ नेचुरल ऑकरेंस कम होने के कारण क्या होता है ना कि सभी जो हमारे कार्बन एटम्स है हमारे सैंपल में से वो ये NMR एक्टिव नहीं होते हैं। तो वो NMR एक्टिव नहीं होते तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा तो फिर हमें पीक कैसे मिलते हैं, तो इसका जवाब हमारे पास है। आप यहाँ देखिए हमने एक समझो ये एक सैंपल है और उसमें से एक मॉलिक्यूल लिया है हमने जैसे कि CH3CH2Br। अब यहाँ क्या होता है ना कि हमारे पास का जो एक कार्बन एटम है हमारे जो सैंपल में सा वो तो NMR एक्टिव होगा ही। तो समझ लो अगर एक कार्बन एटम NMR एक्टिव है तो वो कौन सा हो सकता है, तो उसके लिए हम पहले CH3 का जो है उसे NMR एक्टिव कहेंगे, उसे C13 बताएंगे और दूसरा जो है उसे C12 कहेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि ये पहली पॉसिबिलिटी हुई, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ये हो गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी ये हो सकती है कि हमारा जो CH2 का कार्बन है वो NMR एक्टिव हो और जो CH3 का है वो NMR इनएक्टिव हो। तो इसलिए हमें वहाँ सिग्नल मिलते हैं और हम ये पॉसिबिलिटीज कंसिडर करते हैं और इसी बेसिस पर हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। और टाइप्स ऑफ कार्बन इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि उससे हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स पता चलने वाले हैं। तो यहाँ मैंने पहला ही एग्जाम्पल ये लिया हुआ है। अब यहाँ देखिए कि हम स्प्लिटिंग नहीं देख रहे, पहले मैं आपको बता देती हूँ हम यहाँ स्प्लिटिंग नहीं देख रहे, हम सिर्फ टाइप्स ऑफ कार्बन देख रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कितने सिग्नल मिलेंगे। तो यहाँ CH3 CH2 CH3 अगर आपको जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है केमिकल इन्वायरमेंट के बारे में, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो CH3 अब क्या करना है ना, आपको आपके मॉलिक्यूल है आपका जो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए इससे एक सिंपल बात है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड करने के बाद अगर आप इस साइड और इस साइड दोनों साइड को देखोगे तो वो इक्वल है, तो इसलिए इस CH3 को भी हमने A कहा है और इसे भी A कहा है और हमारा जो CH2 है उसे हमने B कहा है। CH2 को B इसलिए कहा है क्योंकि उसके इस साइड भी एक CH3 और इस साइड भी एक CH3, इसलिए ये दोनों से डिफरेंस आता है। इसीलिए हमें यहाँ 3 टाइप्स के कार्बन मिलेंगे और 3 टाइप्स के कार्बन मिलने की वजह से हमें यहाँ 3 सिग्नल्स मिलेंगे।
तो आगे देखिए हमारे पास, अब यहाँ हम सेम ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब अगर हम इसे डिवाइड भी कर दे तो इस साइड और इस साइड सेम कार्बन एटम्स नहीं आएंगे या फिर सेम सिमेट्री नहीं आएगी। इसलिए यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस CH पे ये Cl प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट हो गया। अब ये CH इसके साइड में है इसीलिए इसे A, इसे कह देना है B। अब बारी आती है CH2 की, ऑब्वियसली ये भी डिफरेंट है इसीलिए C, और ये भी डिफरेंट है इसीलिए D। तो यहाँ हमें 4 टाइप्स के कार्बन मिले हैं तो इसलिए हमें यहाँ 4 सिग्नल्स मिलेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम अपने मॉलिक्यूल्स को या अपने इस स्ट्रक्चर को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैंने इसे ऐसा डिवाइड कर दिया तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड सेम नहीं आती है, दोनों भी डिफरेंट है, इसीलिए इसे भी हम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, A, इसे B। अब इसे A क्यों कहा, ये C डबल बॉन्ड O के पास ही है और इसके साइड में दूसरा कोई भी CH2 ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसे A, इसे B, इसे C कहेंगे और इसे D। अब इसे D और इसे A ऐसा क्यों, तो इसके साइड में CH2 है और इसके साइड में C डबल बॉन्ड O है। ये आपको इससे देखकर ही पता चल रहा होगा, इसीलिए यहाँ भी हमें 4 कार्बन मिलेंगे और इससे हमें 4 सिग्नल्स मिलेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए इसमें तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए वहाँ फिर से एक नया वीडियो बना दूंगी। अब यहाँ देखिए, ये क्या होता है ना, ये सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, इससे हम टाइप्स ऑफ कार्बन बता सकते हैं, पर जब हम बेंजीन रिंग के बारे में टाइप्स ऑफ कार्बन बताने जाते हैं तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्यों, वो देखिए। तो अब यहाँ CH3 ग्रुप है, ऑब्वियसली हम इसे A कहेंगे। अब यहाँ देखिएगा तो ये सेम है, ये जो ये दोनों कार्बन है ये सेम है, इसीलिए हमने इसे B और इसे भी B कह दिया। अब सवाल आता है इन दोनों का, ऑब्वियसली ये इन दोनों से डिफरेंट है तो इसे के कहेंगे हम C। अब यह जो है इसे हम कहेंगे D। अब ये डिफरेंट क्यों है, आप कहेंगे इससे साइड पे ये दोनों है पर इससे साइड ये दोनों है और उसके भी साइड में CH3 ग्रुप है, इसलिए केमिकल इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत बदल जाता है। तो यहाँ भी हमें 4 टाइप्स के कार्बन मिल गए हैं और यहाँ हमें मिलेंगे 4 सिग्नल्स। अब देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ 2 CH3 ग्रुप ज्वाइन हुए हैं। अब 2 CH3 ग्रुप है मतलब ये सेम केमिकल इन्वायरमेंट में है तो ये A हो गए, और ये जो है ये दोनों साइड के जो कार्बन है इस साइड के, अब यहाँ मैं हाइड्रोजन नहीं बता रही हूँ, ये कार्बन बता रही हूँ और इसके लिए मैं यहाँ ऐसे लाइन खींच रही हूँ, तो इसके कंफ्यूज मत होना इसके साथ, एक कार्बन के बारे में बता रहे हैं हम, इसलिए हमने लाइन खींची है ताकि आपको अच्छे से पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है वो सेम हो गए हैं, क्योंकि अगर हम इसे इस तरह डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं डिवाइड करने के बाद मतलब इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड किया हमने तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, जैसे नीचे है वैसा ही ऊपर भी है, तो इसीलिए ये दोनों B आएंगे कार्बन एटम्स। अब यहाँ ये तो हो गया, ये आपको सबको पता चल जाता है देखकर, आप भूल क्या जाते हो, आप यहाँ के कार्बन एटम्स को भूल जाते हो और वहाँ ही आप चूक जाते हो क्योंकि ये डिफरेंट कार्बन है पर आप इनके बारे में सोचते ही नहीं, आपको जो दिखता है उनके बारे में आप बता देते हैं, तो इसे हम C कंसीडर करेंगे और इस वजह से हमें यहाँ 3 कार्बन्स मिल रहे हैं, इसलिए 3 सिग्नल्स मिलेंगे। तो इन कार्बन को मत भूलिएगा, उन्हें याद रखिएगा, अच्छे से देखिएगा। जैसे कि सॉरी गाइज, यहाँ भी हम भूल गए हैं इस कार्बन को। देखिए ऐसा होता है, हम कार्बन एटम को भूल ही जाते हैं जो ज्वाइंट होता है इसके साथ, तो इसे हम कहेंगे E और इसके साथ ही हमारे सिग्नल कितने हो जाएंगे 5। तो ये याद रखिए, ऐसे हो जाता है मिस्टेक हमसे और हम भूल भी जाते हैं कई बार, तो उसे नोट करना मत भूलिए, उसे भी एक अंक या फिर आप कौन सा भी डिजिट देखकर कंप्लीट कर दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं, मैंने आपके लिए और 2 एग्जाम्पल लिए हैं ऐसे जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 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 और यहाँ। अब इसे हम कहेंगे A, ऑब्वियसली इसे B, इसे C, इसे D और इसे E। इसके साथ अपने सिग्नल
कितने होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ हमें 5 टाइप के कार्बन मिले हैं, तो सिग्नल कितने मिलेंगे, 5 ही सिग्नल मिलेंगे। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है CH3 CH CH Cl CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। ऐसा नहीं समझना देख के कि यार बहुत बड़ा है फिर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। ये देखिए, इसे कहेंगे A, इसे B, ऑब्वियसली इसे C, इसे D और इसे E। यहाँ भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 5 कार्बन है और हमें कितने सिग्नल मिलेंगे, 5 सिग्नल मिलेंगे। अब ये इसके बारे में देखते हैं। अगर यहाँ देखेंगे आप, तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें, ऐसे करें या ऐसे करें, तो इसमें सेम मिल रहा है हमें, इस तरफ भी और ऐसे करेंगे तो इस तरफ भी, इसलिए इसे हम A, ये दोनों सेम है, और इसे हम B। तो यहाँ हमें 2 टाइप के कार्बन मिल रहे हैं, इसलिए मिलेंगे 2 सिग्नल। गाइज, आपको अगर इसमें से कुछ भी बात समझ नहीं आई हो, आप किसी पॉइंट को लेकर कंफ्यूज हो, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।